हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। होपफुली आपने मेरे जीएसटी वाले क्वेश्चंस देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। और आपके सामने जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट पेपर, जी हाँ, जीएसटी का इम्पॉर्टेंट पेपर जो आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आइए हम शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी मीडियम में, भारत में जीएसटी लागू किया गया, एकल जीएसटी, दोहरा जीएसटी, तिहरा जीएसटी या एकीकृत जीएसटी। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, इंडिया में जीएसटी कैसा हो गया, कैसा मतलब इम्प्लीमेंट किया है, सिंगल, डुअल, ट्रिपल के इंटीग्रेटेड। सोच के बताना, बहुत आसान जवाब है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से आप इसका आंसर बता सकते। सेकंड क्वेश्चन, जीएसटी के लिए कर की अधिकतम दर कितनी है। देखिए, मैक्सिमम रेट फॉर जीएसटी, जीएसटी के मैक्सिमम रेट क्या है आपको पता होना चाहिए। मैंने अगर नहीं करा हो तो मैंने आपको बोला था कि जीएसटी पे कंपोजिशन जो होता है, टैक्सेस जो होते हैं वो एक स्लैब के अकॉर्डिंग लगते हैं, तो अलग अलग गुड्स पे अलग अलग परसेंट से टैक्स लगता है। तो मैक्सिमम टैक्स कितना है ये आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखों को धारण करने की अवधि कितनी है। इंग्लिश में, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स 12 मंथ, 36 मंथ, 72 मंथ या 5 ईयर। सॉरी, फोटो थोड़ा ब्लर है पर मैं आपको ओरल बोल देता हूँ। अंतर्राज्यीय पूर्ति पर लगता है, अंतर्राज्यीय पूर्ति पर क्या लगता है, राज्य जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी या नेशनल जीएसटी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, फॉलोइंग इज अप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो कौन सी जीएसटी लगती है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी या एनजीएसटी। आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा शुल्क अधिनियम का वर्ष है। सीमा शुल्क अधिनियम किस वर्ष में बना था। सीमा शुल्क क्या बोलते हैं दोस्तों, कस्टम ड्यूटी एक्ट ईयर इज। कस्टम ड्यूटी का कौन सा ईयर। अब इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही होगा यार। अब दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास चालू हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या है, और इसके और में है, कर योग्य घटना क्या है। कर योग्य घटना को बोलते हैं व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेवा की दशा में पूर्ति के समय का निर्धारण कैसे होता है। हाउ इज डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्वेश्चन सारे वही हैं जो मैंने आपको आईएमपी में दे चुका हूँ, ठीक है। इसके और में क्वेश्चन देखिए कौन सा है, जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत मासिक विवरणों से प्रावधान बताना है। ये मैंने आपको शॉर्ट नोट बताया था, है ना, ईयरली और मंथली वाला, उसमें से मंथली वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ जीएसटी रिगार्डिंग मंथली रिटर्न, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था शॉर्ट नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम क्या है। व्हाट इज कंपोजिशन लेवी स्कीम अंडर जीएसटी, डिस्कस। इसके और वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। जीएसटी के अंतर्गत जॉब वर्क क्या है। व्हाट इज जॉब वर्क अंडर जीएसटी, ये आपको यूनिट 3 में मिल जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल या सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति कब मानी जाती है। व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल बी डीम्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। जब आप गुड्स सर्विस सप्लाई करोगे तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। देखिए, छोटी छोटी कंडीशंस हैं इनकी, आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात, अगर आप जब भी टैक्स का पेपर देना चाहते हैं, जीएसटी पेपर देते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। आप इसमें एकदम पूरा मन से तो लिखना चाहते हैं, लेकिन मन से आपको लोकल लैंग्वेज नहीं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपको टैक्स की लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेंगे। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो है ऐसे वर्ड्स पे फोकस कीजिए जो टैक्स की लैंग्वेज में आते हैं और उनको एज इट इज़ याद कर लीजिए, और बाकी आप पूरा मन से लिख दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, उसे लगेगा कि नहीं आपने लीगल लैंग्वेज लिखी है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसी क्वेश्चन के और में है, एकीकृत जीएसटी की दशा में प्रभावी करों की दरों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द इफेक्टिव टैक्स रेट इन द केस ऑफ आईजीएसटी। देन, सीमा शुल्क से क्या अभिप्राय है, भारत में सीमा शुल्क का इतिहास बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी की इंडिया में हिस्ट्री बताना है आपको। अब यहाँ चलो तो लॉन्ग क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कीजिए। परिभाषा टैक्स में भी आई थी, जीएसटी में भी आएगी आपको। देखो, परिभाषा आपको 4 आएंगी,
व्यक्ति, माल, कर मुक्त प्रदाय और एक नाम ऊपर छुप गया है, लिख लीजिए आप वहाँ पे व्यवसाय का स्थान। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिफाइन प्लेस ऑफ बिजनेस, पर्सन, गुड्स और टैक्सेबल सप्लाई। ये आपको इनकी डेफिनेशन याद रखना है। इसके और में क्वेश्चन, कंपोजिशन लेवी के अंतर्गत करारोपण पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन टैक्सेशन अंडर कंपोजिशन लेवी। टैक्सेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर योग्य मूल्य की गणना में निम्न मदों का प्रभाव बताइए। जब आप कर योग्य मूल्य निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग व्यय, लदाई एवं हम्माली व्यय और व्यापारिक बट्टा, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको इसमें बताना है कि डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस एंड हॉलेज और ट्रेड डिस्काउंट, इसका टैक्सेबल वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट या क्या प्रभाव पड़ता है। इसके और में क्वेश्चन देखिए, इसके और में एक न्यूमेरिकल है। आराध्य एडवर्टाइजर्स ने 30 जून 2019 को समाप्त माह में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की। ये पूरी सेवाएं लिखी है आपको उसके अंदर। देखिए, विज्ञापन तैयार करने के लिए इतने रुपए दिए, बैनर के लिए इतने रुपए, कैनवासिंग विज्ञापन की कमीशन के इतने रुपए, देन FM रेडियो पर विज्ञापन के लिए, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में विज्ञापन हेतु चार्ज। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, आराध्य एडवर्टाइजर्स एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रोवाइड द सर्विस फॉर द मंथ ऑफ दिस, सप्लाई ऑफ टाइम स्लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन, देन चार्जेस फॉर एडवर्टीजमेंट विया बैनर, कमीशन चार्जेस ऑन कैनवासाइजिंग एडवर्टीजमेंट, सेल ऑफ टाइम ऑफ स्लॉट ऑफ कमीशन, चार्जेस फॉर एडवर्टीजमेंट इन दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, GST पेबल इफ़ ऑल चार्जेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST टैक्स रेट। उन्होंने बोला है कि ये सारी इनकम है, जो सारी सर्विस दी है, इस पर GST कितना पे करना है, निकालना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हो सकता है थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, क्योंकि देखो मेरी नेट भी अब डाउन हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद फ़ोन से अपलोड करता हूँ इसको। अभी मेरा वाईफाई ठीक नहीं चल रहा है इस वजह से। तो अगर थोड़ी क्वालिटी वीक हो रही हो तो प्लीज़ आप आपकी फ़ोन की क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा, तो ये आपको दिख जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन इलेक्ट्रॉनिक्स का अनुमानित वार्षिक टर्नओवर 70 लाख है। कंपनी ने कर किए माल और उनके द्वारा 3 लाख रुपए चुकाया जाता है। पूर्ति के कर योग्य मूल्य पर GST की 12% दर है। पूर्तिकर्ता के कर दायित्व की तुलना कीजिए। काय में तुलना करना है, कंपोजिशन अपनाने में और नियमित दर से भुगतान करने में। इन दोनों में जो दायित्व आएगा उसकी तुलना करना है अपने को। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है एस्टिमेट एनुअल टर्नओवर है चेतन लिमिटेड का 70 लाख। फर्म शेल पे टैक्स 3 लाख ऑन गुड्स परचेज फॉर कंपनी, GST पेबल 12%। तो आपको बताना है कि कंपोजिशन स्कीम अपनाने पे क्या होगा, टैक्स पेमेंट नॉर्मल टैक्स देने पे क्या होगा, और गिवन प्रॉपर एडवाइस एज टैक्स एक्सपर्ट। आपको एक प्रॉपर एडवाइस भी देना है आप एक टैक्स एक्सपर्ट के रूप में। इसके और का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली 10 वस्तुओं के नाम बताना है जिन पर वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगता है, मतलब जिस पे GST नहीं लगता है। राइट द नेम ऑफ 10 कमोडिटी दैट यूजुअली डेली विच एग्जम्प्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसी वस्तुओं का नाम बताना है जिन पे GST टैक्स नहीं लगता है। शॉर्ट नोट लिखना है, अंतर्राज्यीय विक्रय, राज्य के भीतर पूर्ति, इंटर स्टेट सप्लाई विद इन स्टेट। दोनों पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। देन एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत शून्य दर पूर्ति से संबंधित प्रावधान बताइए। देखिए उन्होंने बोला है मेंशन द प्रोविजन रिगार्डिंग 0 रेटेड सप्लाई अंडर IGST। कुछ सप्लाई ऐसी होती है जिसपे 0% इंटरेस्ट से ब्याज लगता है, 0% मतलब कुछ भी नहीं, तो उनके बारे में आपको प्रोविज़न बताना है। क्वेश्चन, टी लिमिटेड ने LMP कॉरपोरेशन USA से हवाई जहाज़ से कुछ वस्तु आयात की। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत मूल्य निर्धारण करना है आपको। देखिए लागत मूल्य इतने $, भाड़ा चुकाया इतना, बीमा प्रीमियम $700। बैंक ने $1 के लिए 46 रुपये विनिमय दर से भुगतान वसूल किया, जबकि बोर्ड ने विनिमय दर इतनी घोषित की थी। अब आपको ये बताना है कि कस्टम ड्यूटी कैसे लेंगे, बहुत ही आसान। यहाँ पर टी लिमिटेड इम्पोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम दिस कॉरपोरेशन यूनाइटेड स्टेट बाय एयर फ्राइट।
यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू फॉर पर्पज ऑफ कस्टम ड्यूटी अंडर कस्टम एक्ट 1962। एक बार एक्ट पढ़ लोगे आपको पता पड़ जाएगा कि दोनों में से आपको कितना रुपया लेना है। ठीक है, आपने CIF वैल्यू इतनी है, फ्रेड आपने इतना पे किया है, देन इंश्योरेंस कॉस्ट आपकी इतनी लगी है। ठीक है, बैंक हैड रिसीव्ड पेमेंट ऑफ इम्पोर्टर एक्सचेंज ऑफ $1 के बदले 46 रुपये, लेकिन CBEC बोल रही है कि आपको 45.5 रुपीज़ लेना है। अब इसके और में क्वेश्चन है, आपको शुल्क, सामान और भारतीय तटकर सीमा की परिभाषा देना है, वो भी किस एक्ट के अकॉर्डिंग? कस्टम ड्यूटी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कस्टम ड्यूटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों की परिभाषा देना है। क्वेश्चन में बोला है गिव द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग अंडर द कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी की डेफिनेशन, बैगेज की डेफिनेशन और इंडियन कस्टम बॉर्डर की डेफिनेशन। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपने नहीं करे हो तो एक बार इनको पढ़ के जाइएगा दोस्त। ये बिल्कुल सिंपल पेपर है कि आपको किस यूनिट में से किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, उसका भी सिंपल था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। देखिए व्यूज़ तो 1000+ जा रहे हैं, लेकिन लाइक्स लोग पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज़।